हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। जैसे कि बेटा अपनी यात्रा चल रही है, हम भूगोल में हर वीक में 2 बार हम टेस्ट ले रहे हैं, चैप्टर के टेस्ट ले रहे हैं। उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद हम टेस्टों के बारे में बात करते हैं। आज सेकंड बुक भारत में हमारे पास चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। हम इस वाले चैप्टर्स को आज पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए, आप ये भू संसाधन एवं कृषि की बात कर रहे हैं हम सर, तो आप थोड़ा सा वही बात ब्रीफिंग करेंगे। हम शुरुआत से बताएंगे कि संसाधन होते क्या हैं। मैंने आपको बताया, वीडियो के अंदर बताया, आपने देखा होगा कि संसाधन क्या होते हैं, कि वो वस्तुएं जो मनुष्य के उपयोग में आती है, जो मनुष्य के उपयोग में आती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। चाहे ये पर्वत हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वन हो, चाहे जल हो, सब संसाधन कहलाती है। यहां तक कि मनुष्य भी संसाधन है, क्योंकि जिम्मरमैन ने क्या कहा है। जिम्मरमैन महोदय आते हैं इसके अंदर। जिम्मरमैन आप बाद में याद रखिएगा, आपके आगे काम आएगा। वो ये कहते हैं कि संसाधनों का निर्माता ही मनुष्य है, और मनुष्य स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी दूसरे मनुष्य के काम आता है। ठीक है ना। तो जो मनुष्य के उपयोग में आए वो संसाधन है। अब देखिए, भू सबसे खास बात अपन ये पढ़ेंगे, भू उपयोग का वर्गीकरण। कि भू उपयोग का वर्गीकरण का मतलब क्या है। हमारे पास में भू संसाधन है। देखिए क्या है कि सरकार ने अपनी योजनाएं बनाने के लिए, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो इसका उसकी जो भूमि उसके उपयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। मान लीजिए खेती कृषि में काम आ रही है, तो बोल दिया कृषि के का लायक हो गया। ये मान लीजिए चारागाह में है, तो ये चारागाह के लिए हो गया। ये निवास के लिए है, तो ये कृषि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि हो गई। इस तरीके से भूमि को बांटा है। बात समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये हो गया भू उपयोग का वर्गीकरण। तो भू उपयोग का वर्गीकरण होता है कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से अलग होता है। अब ये रिपोर्टिंग क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे बेसिक समझिए, आपको बता चुका हूं उसके अंदर। रिपोर्टिंग क्षेत्र का मतलब होता है कि आप जैसे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, 12th में क्षेत्रीय सर्वेक्षण रहता है, अब तो हट चुका है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। तो आपको कहीं पर भेज दिया गया, फील्ड में भेज दिया गया कि आप 4 या 5 बच्चे जाइए और वहां जाकर देख कर आइए कि क्या स्थिति है, जो भी आपको आंकड़े दिए हैं। आप लोग वहां जाएंगे और वहां पर आप उसका एक मापदंड करेंगे। तो वो जो आप करेंगे, वो कुल एग्जैक्ट भौगोलिक क्षेत्र से या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बराबर भी हो जाए, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के बराबर होता है भू उपयोग का वर्गीकरण, जो भौगोलिक क्षेत्र से अलग होता है। ठीक है। अब देखिए, भू उपयोग का वर्गीकरण 2 संस्थाएं करती है। एक तो करता है भू राजस्व विभाग, और एक करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। भू राजस्व विभाग करता है, वो रिपोर्टिंग पत्रों के आधार पर करता है। रिपोर्टिंग पत्रों के आधार पर करता है। और रिपोर्टिंग पत्र मैंने आपको बता दिए, इसमें जो सर्वेक्षण करता जाता है खुद, और वहां पर जाकर अपने तथ्यों, अपने आंकड़ों के आधार पर वहां पर रिपोर्ट इकट्ठी करता है। वो कम या ज्यादा हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र से। लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना हो, यानी अगर आपको नक्शे तैयार करने हो, या फिर आपको जो प्रशासनिक सीमाएं बतानी हो, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की प्रशासनिक सीमा क्या है, उसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यक्रम करता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, देहरादून में है। ये भी काफी प्रश्न आ जाता है। ठीक है जी। आगे देखिए, जो जो एक बार बेसिक चीजें कर लेते हैं अपन। भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण क्या है। 9 वर्गीकरण बताए गए हैं बेटा। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी जो भूमि वन के अधीन है वो वनों के अधीन क्षेत्र है। बंजर या व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जहां पर मरुस्थल मिल जाएंगे आपको, जहां पर आपको पर्वत मिल जाएंगे, जहां पठार मिल जाएंगे। एक ऐसी भूमि जो आप किसी तकनीक के माध्यम से भी आप उसको उपजाऊ नहीं बना सकते, वो बंजर व्यर्थ भूमि में आता है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, वित्तक उत्तिक कार्यों में जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, तो ये सब किस में आएंगे, गैर कृषि कार्यों में आएंगे। स्थानीय चारागाह क्षेत्र, जिसको हम इसको कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा, आगे पढ़ेंगे हम, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, है ना। जो वहां के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जीवन यापन का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, फिर आगे देखेंगे उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, जो बाग बगीचे होते हैं, वहां पर कोई भूमि काम आ रही है तो वो यहाँ पर शामिल की जाएगी। वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और कृषि योग्य प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं हम, तो हम स्वस्थ रहने के लिए हम व्रत करते हैं, यानी पेट को थोड़े दिन खाली रखते हैं, जिससे कि हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। ये चीजें आप जानते हैं आप। उसी प्रकार ही जमीन को भी खाली छोड़ा जाता है। अगर 1 वर्ष से कम छोड़ा जाए आपकी भूमि को, तो वो आ जाएगा वर्तमान प्रतिभूमि।
अगर भूमि को 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक छोड़ा जाए खाली तो वो आ जाएगा पुरातन प्रतिभूमि। और अगर भूमि को 5 वर्ष हो गए, ज्यादा हो गए, 5 वर्ष से ज्यादा अगर उसको प्रति छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, तो वो आएगा कृषि योग्य तो है लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, वो व्यर्थ भूमि है। समझ गए आप? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण आता है। वर्तमान प्रतिभूमि जिसमें कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भूमि को 1 वर्ष से कम खाली छोड़ा जाता है, वो यहाँ पर 1 वर्ष से 5 और 5 वर्ष से ज्यादा। 9वां है आपके पास में यहाँ पर निवल बोए गए क्षेत्र। आप याद ध्यान रखना कि 9 बताए गए हैं, 9 है ना, कितने भूपयोग वर्गीकरण बताए गए, 9। अब देखो ये बड़ा शानदार है, इसको आप समझिए, आप बड़ा अच्छा है, किताब में पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा आपके। कई जगह परिभाषा क्या होती है, बड़ी जटिल होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये एक खेत है, मेरे पास में 2 बीघा का खेत है, ठीक है जी, वैसे तो है नहीं लेकिन बता देता हूँ, 2 बीघा का खेत है। अब 2 बीघा खेत में मैंने खेती करी है, यहाँ पर मैंने एक आधे बीघा में खेती कर ली, ठीक है जी, आधे बीघा में 1 कृषि वर्ष के अंदर। अब मैंने यानी 1 साल के अंदर, तो मैंने जो आधे बीघा में खेती की ना बेटा, ये निवल बोए गए क्षेत्र होगा। समझ गए आप? यानी आपके पास कुल कृषि भूमि थी 2 बीघा, आपने जितने भाग पर आप खेती करेंगे उसे हम निवल बोया गया क्षेत्र कहेंगे। अब सकल बोया गया क्या है, आप इस भाग पर मान लीजिए 3 फसल उगाते हैं, रबी की उगाते हैं, खरीफ की उगाते हैं, जायद की भी उगाते हैं, 3 फसल उगाते हैं। यानी आप एक कृषि वर्ष में, माफ कीजिएगा, एक कृषि वर्ष में जितनी बार खेती करते हैं, जितनी बार खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बीघा पे करी, फिर 1 बीघा पे करी, फिर 1 बीघा पे करी, यानी 3 बीघा हो गया। तो 3 बीघा क्या हो गया, आपका सकल बोया गया क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो निवल बोया गया क्षेत्र कभी भी कुल भूमि से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र आपकी कुल भूमि से ज्यादा हो सकता है। देख रहे हैं ना आप, कुल तो 2 बीघा भूमि है, लेकिन आपके पास सकल कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। ये सब चीजें आपको करनी है ना। फिर भारत में भूमि उपयोग का परिवर्तन है, ये भी देख लीजिए। जनसंख्या का आकार है, आकार बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव हो रहा है, सीमांत भूमि जो बची भूमि होती है हम उसका भी उपयोग करने लगे हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, ये भी बिल्कुल आसान है। आप सोचिए कि पहले मनुष्य था, यानी वर्तमान पहले तो वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न था, लेकिन अब द्वितीयक में हो रहा है, तृतीयक में हो रहा है। यानी अर्थव्यवस्था की संरचना जो कृषि पर निर्भर थी, जो लोग, यानी भारत कृषि प्रधान देश था, अब वो द्वितीयक तृतीयक कार्यों में जुड़ रहा है। और समय के साथ कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या तो क्या हो रही है, घट रही है। यानी खेती में लोग कम काम कर रहे हैं, लेकिन जो खाद्यान्न पर निर्भरता है ना, वो कम नहीं हो रही है। ये सब कुछ भूप्रयोग में परिवर्तन है, ठीक है। आगे ये बड़ा मोस्ट है, ये भी देख लीजिए। 1950-51 से 14-15 तक भूप्रयोग में परिवर्तन क्या हुआ है। इन चीजों में तो वृद्धि हुई है, ये मान लीजिए, और इन चीजों में कमी आई है। जैसे वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, कृषि कार्यों में संलग्न भूमि में, वर्तमान प्रतिभूमि में, निवल बोए गए क्षेत्र में। होनी भी चाहिए भैया, वन क्षेत्र में होनी चाहिए, हुई है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि में जब अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है, हम द्वितीयक कार्यों में जा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ेगी। वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हो रही है। अब हम पुरातन नहीं छोड़ रहे, इतनी हमारे पास जमीन नहीं है कि हम 5 साल के लिए खाली छोड़ दें, तो यही बढ़ रही है ना। और निवल बोया गया क्षेत्र यानी कुल भूमि, जितनी भूमि हमारे उतनी खेती करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। और कमी किसमें हो रही है, बंजर व्यर्थ भूमि पे, उसको भी काम में ले रहे हैं, पठारों को, मैदानों को, मरुस्थल को। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी हो रही है, यानी 5 वर्ष से ज्यादा अब हम नहीं छोड़ रहे हैं। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र और चारागाह क्षेत्र में कमी हो रही है, ठीक है। अब हम आगे जो चीजें हैं वो हम जैसे आएंगे वैसे करेंगे। अब हम हमारा एक बार शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये आपने पढ़ रखा होगा, मैंने एक बेसिक चीज कराई। अब मैं बताना सर आपने ये नहीं बताया, ये आपने पढ़ रखा होगा, आपने जरूर चैप्टर का वन शॉट देखा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हम यहां से शुरू कर लेते हैं जी। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, या तमिलनाडु है? आपका समय शुरू होता है, आप बताइए कि चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। आपके दिमाग में भी आना चाहिए चाय उत्पादक क्षेत्र कहां पर आएगा। चाय आपके पास में उत्तरी पूर्वी राज्य के अंदर आएगी। उत्तरी पूर्वी राज्य में पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, काफी क्षेत्र आएंगे। तो कहां पर है बताइए आप। आपका इसका आंसर हो जाएगा असम, असम हो जाएगा, ठीक है। चाय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें, आप इसको यहां पर देख सकते हैं। चाय के बारे में चाय का जो असम है, 1840 के अंदर असम में क्या की गई है, असम में ही ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर चाय की खेती की गई है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और चाय जो है ना, वो वहां पर आपके उत्तरी चीनी पहाड़ी जो है वहां की एक फसल है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहां पर देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप,
यहां पर देखिए, हाँ जी, चाय ये उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है। पहले तो रोपण फसल है ना, रोपण का मतलब आपने पढ़ लिया है। रोपण फसल होती है जो यूरोपीय कंट्री या यूरोपीय देशों ने उपनिवेशित देशों में की थी। मूलतः उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली फसल है। आर्द्र जलवायु में पहाड़ों की ढालों पर होती है। पहाड़ों की ढालों पर इसलिए होती है बेटा जी, क्योंकि अगर चाय की पौध के अंदर अगर पानी होता, अगर ये सीधी होती और अगर पानी जमा हो जाएगा तो चाय की फसल खराब हो जाएगी। ढाल में पानी रुकता नहीं है, पानी बह जाता है, इसलिए ढालों में की जाती है। ठीक है। भारत में चाय की खेती 1840 में की, बताया मैंने। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई है। क्षेत्र असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफी। जलपाईगुड़ी कूच बिहार जिला। दक्षिण भारत में पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, जहां पर कॉफी भी होती है, वहां पर चाय की खेती की जाती है। भारत में चाय का उत्पादन तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन निर्यात दूसरे स्थान पर है। उत्पादन तो प्रथम स्थान पर करता है, निर्यात दूसरे स्थान पर। पूछो जी क्यों? क्योंकि हम खपत ज्यादा कर लेते हैं। हम चाय इतनी पीते हैं कि बचती ही नहीं है निर्यात करने के लिए। और चाय की पत्ती में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, पिजन पी के नाम से जाना जाता है। पिजन पी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आपका समय शुरू होता है। अब आप बताइए, अरहर है, चना है, सरसों है, दाल है। पिजन पी के नाम से जाना जाता है। आपके दिमाग में रहना चाहिए सर, आपने जब अनाज पढ़े थे, देखो खाद्यान्न फसलें अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि जब हमने खाद्यान्न पढ़ा था, तो खाद्यान्न जो था ना बेटा, यहां पर देखिए आप, यहां पर, हाँ, खाद्यान्न जब पढ़ा था तो खाद्यान्न दो प्रकार का होता है, एक होता है अनाज और एक दाल। अनाज भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है मोटा अनाज और एक होता है उत्तम अनाज। उत्तम अनाज में गेहूं और चावल आते हैं, उत्तम अनाज में गेहूं और चावल आते हैं, जबकि मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ये सब आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं कि पिजन पी, तो ये भी एक तरह से दलहन भी होती है और तिलहन भी होती है। ये सब चीजें हमारे पास में होती है, दालों के अंदर आता है। तो आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, देखो दालें, दाल भी होती है और ये भी सब खाद्यान्न फसलों में ही, खाद्यान्न फसलों के अलावा है। तो प्रचुर मात्रा में दाल पाई जाती है। चना, चना के बारे में हम पढ़ लेंगे। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं अरहर के बारे में। लाल चना या पिजन पी कहते हैं इसको। देश के मध्य दक्षिण राज्यों में पाई जाती है और महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। ठीक है। अच्छा, इसमें चना भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ जब आए हैं तो। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, वर्षा आधारित फसल है। देश के मध्य उत्तरी पश्चिम भाग में रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। और खास बात सुन लीजिए आप, कि चना जो था वो पंजाब और हरियाणा में पहले बहुत उगता था, लेकिन जब चने का स्थान किसने ले लिया है? हमारे गेहूं महाराज ने ले लिया है, गेहूं ने ले लिया है, इसलिए चना यहां पर कम उगने लगा है ना। तो ये कारण हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में चना कम क्यों है? गेहूं ने उसका स्थान ले लिया है। ठीक है, यह आपने पढ़ लिया। अरहर। तिलहन क्या है? तिलहन के अंदर आप मूंगफली पढ़ेंगे, सरसों पढ़ेंगे, सोयाबीन पढ़ेंगे, सूरजमुखी पढ़ेंगे, ये तिलहन फसलें हैं, है ना। ये आपने डिटेल से आपने जब पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ लिया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास शुरू हो जाता है। टाइम बंद नहीं किया था। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? आप बताइए कौन सा स्थान होना चाहिए चावल उत्पादन में भारत का, विश्व में कौन सा स्थान होना चाहिए? हम अगर समय को शुरू करते हैं तो आपके पास समय है, आप बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो समय होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपने कर लिया होगा, इतना इतना टफ नहीं है। इसका दूसरा स्थान होता है। कितना स्थान होता है? दूसरा। चावल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना। हम एक एक चीज के बारे में ले रहे हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा पहले भी। देखिए, चावल, अनाज के बारे में पढ़ा आपने। अनाज देखिए, समझिए, खाद्यान्न फसलें बताइए। अनाज, उत्तम अनाज बताया था मैंने आपको, और गेहूं, चावल, और मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का। इनमें से अगर हम गेहूं को पढ़े, पहले चावल को पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय फसल है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, बिल्कुल ज्यादा चाहिए, हाँ। तभी तो आप देखते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ चावल होगा, जबकि यहाँ पर गेहूं होगा। जलोढ़ मिट्टी चाहिए, उत्तरी पश्चिम भारत का शुष्क। लेकिन यहां पर भी खास बात देखिए, आपका जो राजस्थान है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहां पर पंजाब, हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां भी चावल हो रहा है। जो चावल के लिए चाहिए पानी, अब हमारे पास आ गई गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, तो सिंचाई के कारण चावल यहां भी उग रहा है। ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी पश्चिम भारत का शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र भी, पंजाब, हरियाणा, यहां पर चावल उग रहा है। और बाकी यहां तो चावल की भरमार है ना। दक्षिण भारत में 3 फसलें होती है। भारत विश्व का 21.9% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद दूसरा स्थान है ना। प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब, हरियाणा है। चावल की 3 मतलब किस्में होती हैं। ये भी आपको शायद यहां पर लिखा होगा, यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूं। 3 किस्में होती है। एक थी ओ
ओस, एक होती है अमन और एक होती है बोरो। ओस होती है ग्रीष्म काल में होती है, पश्चिम बंगाल में की जाती है। एक होती है ये वर्षा काल में होती है और ये शीतकाल में होती है। ठीक है, ओस अमन बोरा, बोरो कह सकते हैं आप, बोरो। मैंने इसको याद किया था, ओ अमन बोरा ला, ओ अमन बोरा ला, तो इसको ऐसे याद कर लेता, ओ यानी ओस अमन बोरा ला। ठीक है, गेहूं ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, खास ध्यान रखना ये कि एकमात्र ऐसी फसल आती है जो ठंडे क्षेत्र की है ना। रबी की फसल है, सिंचित क्षेत्र में है, वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। बोते समय तापमान आपका इसके अंदर होता है, बोते समय तापमान कितना हो जाता है आपके पास में, जैसे मान लीजिए मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हो जाता है। काटते समय की तापमान आपका 20-21 तक सेंटीग्रेड तक रहता है। मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पादन करता है। और अगर प्रथम राज्य की बात करें तो यूपी है, एमपी है, और सर्वाधिक हेक्टेयर उत्पादन वही पंजाब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है जी, आगे निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? नो उपयोग बताए थे मैंने आपको, याद है ना, नो उपयोग बताए थे और आपको पता भी होगा। देखते हैं इसमें, बंजर भूमि बिल्कुल था सर, बंजर व्यर्थ भूमि कर सकते हैं। प्रतिभूमि भी था, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि था। सीमांत भूमि इसमें नहीं था, है ना, बिल्कुल आपने कर लिया होगा, आसान है, सीमांत भूमि इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन वर्गीकरण करता है? भू राजस्व विभाग करता है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। आगे अरेबिका, लिब्रिका, अरेबिका लिब्रिका, दो बार लिख दिया मैंने, रोबिस्ता, इसकी जगह आएगा रोबिस्ता, है ना, रोबिस्ता। ये क्या है? ये चाय की किस्म है, कॉफी की किस्म है, चावल की किस्म है, गेहूं की किस्म है। ये क्या है? आपका समय शुरू होता है। अब मुझे बताइए ये क्या है? आपने खूब आराम से पढ़ा है कि अरेबिका, रोबिस्ता, है ना। आपने अभी जैसे चाय पढ़ा, तो चाय के साथ में अगर चाय पियेंगे तो कॉफी भी तो पीनी पड़ेगी आपको, तो हम कॉफी में चलते हैं। ठीक है जी, कॉफी में चले। कॉफी में देखिए आप, यहां पर देखिए, ये उष्ण कटिबंधीय, कहां गया, ये लीजिए, ये उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। कॉफी की 3 किस्में, अरेबिका, रोबिका, लिब्रिस्ता। आ गया। कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत का स्थान 8वां है, ब्राजील प्रथम स्थान पे है। और हमारे यहाँ पर अरेबिका ज्यादा होती है। और कर्नाटक जो है, कर्नाटक वो बताया था आपने हमको, नीलगिरी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। तो आपके पास में कॉफी की किस्म, आप बताइए, इसमें आंसर हो जाएगा कि कॉफी की किस्म है सर। ये सब क्या है? कॉफी की किस्म है, अरेबिका, लिब्रिका और आपके रोबिस्ता। सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? अरेबिका है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? अब रबी और जायद आ गया, रबी और जायद हो गया, ये भी हमको देखना है। वैसे तो बेटा मेरा काम होना चाहिए था केवल आंसर पूछना और आंसर बताना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि एक शॉर्ट रिवीजन आपका मैं यहां पर भी करा सकूं, यहां पर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता सकूं, जैसे कि आप कर सकें। देखिए, आपके पास में खरीफ की फसल है और रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल कब होती है? आप ये मान के चलिए जब मानसून आता है, तो मानसून आने से पहले वहां पर बीज बो दिए जाते हैं। हमको पता है बारिश आने वाली है, आपको पता है ना कि हम कहते हैं कि भारत जो कृषि मानसून का जुआ है, क्यों है? क्योंकि हम मानसून से पहले फसल बो देते हैं, मतलब बीज बो देते हैं, उम्मीद करते हैं कि बारिश आएगी। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये बोई जाती है जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, मुख्यतः चावल यहां पर आ रही है। दक्षिण भारत में चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली। ठीक है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम उम्मीद करते हैं बारिश आएगी और हमारा पानी हमको मिल जाएगा। रबी की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये शीतकाल में बोएंगे, बारिश नहीं आएगी ना, तो ये सिंचाई की आवश्यकता होती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये याद करना है। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये आपकी खरीफ की फसल याद करना है। चावल, मक्का, दक्षिणी भारत में चावल यहां भी है, चावल यहां भी है, ये ध्यान रखना आपको। अब जायद करेंगे हम, अप्रैल टू जून है, सब्जियां, फल, चारा है, लेकिन चावल यहां भी है। तो चावल एक ऐसी किस्म है, ऐसी फसल है जो तीनों ही कृषि वर्षों में उगाई जाती है। ठीक है जी। तो देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी थी गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो चावल नहीं है जी, कपास नहीं है जी, मक्का नहीं है जी, तो गेहूं है, खत्म बात, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्न, हाँ जी, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? देखिए, हम सिंचाई के आधार पर कृषि बांटेंगे। सिंचाई के आधार पर कृषि अगर आपने करी होगी तो एक तो होती है सिंचित कृषि और एक होती है वर्षा निर्भर कृषि। एक होती है, देखिए कृषि के प्रकार अगला ही है कि आर्द्रता और नमी के आधार पर होती है सिंचित कृषि और एक होती है वर्षा निर्भर कृषि। सिंचित कृषि होती है एक तो रक्षित सिंचित कृषि और एक उत्पादक सिंचित कृषि। नाम से स्पष्ट है, रक्षित का मतलब है कि फसल की रक्षा के लिए जो कृषि की जाती है, फसल की रक्षा के लिए, और उत्पादक का उत्पादन बढ़ाने के लिए।
और वर्षा निर्भर कृषि में आती है शुष्क भूमि कृषि, यानी वह कृषि जहां पर हम पश्चिमी राजस्थान, जैसे हम शुष्क क्षेत्र कौन सा है हमारा, पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऐसी 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 फसलें उगाई जाती है जो शुष्कता को सहन कर सकती है, कम पानी में उग सकती है, तो वो शुष्क भूमि कृषि में आ जाएगी। जैसे बाजरा है, मूंग है, चना है। और एक आती है, इसके अंदर एक आ जाएगा आपके पास आर्द्र कृषि भूमि। इसके अंदर वो होगी जहां पर पानी ज्यादा आता है, बाढ़ आती है ना, हमेशा ही। तो वहां पर ऐसी फसल उगाई जाएगी जहां पर वो पानी जो अधिक पानी में उग सके, अधिक पानी उनके लिए लाभदायक हो। जैसे मान लीजिए चावल है, गन्ना है और जूट है, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? अब आप बताइए, शुष्क कृषि में रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, यानी इनमें से कौन सी फसल है जो शुष्क नहीं आर्द्र है? आप बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। हमेशा नहीं पर ध्यान दीजिए, आप किस पर ध्यान दीजिए, नहीं पर। ये बोल रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो नहीं बोई जाती है, तो यानी शुष्क कृषि नहीं पूछ रहा है, ये आर्द्र पूछ रहा है। तो इनमें से आपको सबसे ज्यादा पानी कहाँ चाहिए? रागी में, ज्वार में, मूंगफली में, गन्ना में। और आपने कर लिया होगा, सबसे ज्यादा चाहिए गन्ना में, है ना, गन्ना है, चावल है, जूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्न में से खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल अभी भी किया है मैंने, ज्वार, बाजरा, अरहर, उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी इसके अंदर आ जाएगा, है ना, ज्वार भी है, बाजरा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की निम्न में से कितनी फसल बो लेते हैं? निम्न में से कितनी फसल बो लेते हैं? अमन, ओस, बोरो या उपरोक्त सभी? अमन, ओस, बोरो, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है, बिल्कुल आपको पता है कि सर ओस, ओ ये होती है आपकी ग्रीष्म काल में होती है, ये ग्रीष्म काल में होती है। ओ अमन, अमन गर्मी के बाद होगी, वर्षा मैंने ऐसे याद किया है तो ये वर्षा काल में होगी। और बोरो, जब भी सर्दी लगती है तो हम बोरा ओढ़ लेते हैं, ऐसे मान लीजिए आप, सर्दी लगेगी तो क्या ओढ़ लेंगे? बोरा ओढ़ लेंगे। तो बोरो कब होती है? शीतकाल में होती है। देखिए ना क्या बनी ट्रिक, ओ अमन बोराला, तो पहले होगी गर्मी तो ग्रीष्मकाल, गर्मी के बाद होती है बारिश तो अमन हो गया वर्षा में, और फिर इसके बाद में बोरा सर्दी के अंदर होती है बोरा, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में की जाने वाली चावल की 3 किस्में। चावल की 3 किस्में क्यों की जाती है? क्योंकि वहां पर अधिक तापमान रहता है ना। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कहां की गई थी? ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी में, सभी जगह चावल की खेती की जाती है। चाहे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी कहां पर आपके? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। लेकिन पहली बार कहां की गई थी? पहली बार आपने कर रखा है असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, 1840 में की गई थी, 1840 में। वैसे ये उत्तरी चीन की पहाड़ी की फसल है, ये भी आपने कर रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? जायद में क्या था? सब्जियां था, चारा था, है ना। ज्वार, ज्वार सर ये खरीफ की फसल है ना। और तरबूज, सब्जियां और खीरा ये जायद की फसल है, जायद की फसल, ठीक है जी, जायद की। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार। फसल नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, तो ज्वार एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी निम्न में से कौन सी फसल है? मैंने बताया था आपको जब तिलहन करवा रहा था। अब मुझे आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मुझे बताइए, खाद्यान्न फसल है क्या? खाद्यान्न तो 2 होती है सर, एक तो होती है मोटा अनाज और एक होती है उत्तम अनाज। मोटा अनाज में आते हैं आपके ज्वार, बाजरा, मक्का, और उत्तम में आते हैं गेहूं और चावल। तिलहन है क्या? दलहन है क्या? मोटा अनाज है क्या? आप बताइए। आप बिल्कुल कर चुके होंगे सर, दलहन के अंदर तो हम दालें ले लेंगे, तो यहाँ पर तिलहन है, तिलहन है, मूंगफली आ गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, तो ये तिलहन फसल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जायद फसल की समयावधि है। अब जायद फसल की समयावधि है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए। अभी भी बताया था मैंने आपको, यहां पर हम देखेंगे, मैंने बताया था कि सर बारिश आने से पहले हम बोते हैं खरीफ की फसल। तो जून से सितंबर का जो महीना है ये खरीफ की फसल के लिए, जून में बोएंगे, खरीफ में इसमें काट देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अक्टूबर से मार्च का महीना है वो रबी का है, ठीक है। तो अप्रैल से जून का महीना हो गया वो जायद का हो गया, जो बच गया। फिर क्योंकि मार्च के बाद में अप्रैल, जून, फिर जून के बाद वापिस ही खरीफ आ जाएगा, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा जायद के लिए अप्रैल से जून। लेकिन ये भी याद हो जाएगा, खरीफ का है जून से सितंबर, रबी का है अक्टूबर से मार्च का महीना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गन्ना, कपास, चावल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीनों एक साथ ले लिए मैंने, चाहे गन्ना ले लीजिए, चाहे कपास ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए। इसकी दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? हाँ, आप बताइए, समय शुरू होता है अब। पहला है गन्ने का भी, या दूसरा है, या तीसरा है, चौथा है? आपके पास में समय है। अभी भी मैंने चावल बताया था, ये चावल का अभी क्वेश्चन था कि चावल का भारत में कौन सा स्थान, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और ये स्थान था दूसरा। कौन सा स्थान है? तो दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा स्थान।
अगला क्वेश्चन, वह भूमि जो प्रचलित तकनीक, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्रौद्योगिकी क्या हो गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक की मदद से भी उपजाऊ नहीं बनाया जा सकती, वह है ना। तो वर्तमान प्रतिभूमि, सर ये तो हाँ, आपका समय भी शुरू कर देता हूं, आप अपना आंसर दे दीजिए। वर्तमान प्रतिभूमि सर ये तो एक कृषि वर्ष में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1 वर्ष से कम छोड़ी जाती है। पुरातन भूमि को 1 से 5 वर्ष छोड़ते हैं। व्यर्थ बंजर भूमि और स्थायी चारागाह क्षेत्र, चारागाह होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ बंजर भूमि, जहां पर मरुस्थल है, जहां पर समुद्र है, जहां पर आपके पहाड़ है, पठार है, इसको हम उपजाऊ नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद्य एवं चारा फसल है, ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा, इसको थोड़ा सा काट लीजिए, मैं यहां पर कर देता हूं, थोड़ा लिखने में गलत हो गया। गेहूं, क्योंकि ये जो पीपीटी बनानी पड़ती है वो मैं टाइम मिलता है सबसे बनाता हूं, खुद ही बनाता हूं, कभी कभार दिक्कत हो जाती है ना। यहां पर आप कर लीजिए, हाँ ये कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास में समय है कि निम्न में से कौन सी खाद्य एवं चारा फसल है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, या फिर सूरजमुखी, कौन सी खाद्य एवं चारा फसल है, नहीं पशुओं की काम भी आएगी और अपने खाद्यान्न में भी काम आएगी। आप बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने जब पढ़ा था मिश्रित कृषि पढ़ा था, तो वहां भी बताया था कि इस फसल को वहां पर उगाया जाता है, मुख्य फसल है वहां की, और वो आंसर है इसका। आपको थोड़ा सा लाल में कर देते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा, मक्का है जी, मक्का। तो मक्का ऐसी है जो खाद्य एवं चारा फसल होती है, ठीक है जी। आगे, संचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? देखिए भूमि निम्नीकरण के अनेक कारण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि उपजाऊ न रहे, अनुपजाऊ हो जाए। आपका समय शुरू होता है, आप कर लीजिए। अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए आपके पास में शुरू होता है कि सिंचित क्षेत्र से हर क्षेत्र की भूमि निम्नीकरण अलग होता है, मरुस्थल में अलग होता है, सिंचित में अलग होता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि अपने जो उपजाऊ है उसको खो दे। अब सिंचित क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे यहां पर है और यहां पर नीचे मरुस्थल इलाका है, जब यहां पर आपकी क्या की जाती है, पानी ज्यादा डालता है, ओवरलोड पानी जब होता है, यहां पर सिंचाई की जाती है, तो पानी क्या होता है, नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद में चट्टान है, तो पानी दोबारा ऊपर आता है और चट्टानों की नमक को घोलकर यहां पर एक नमक की परत बिछा देता है। कहां पर? यहां पर भूमि की धरातल पर। उसे हम मृदा लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा लवणता कहते हैं। लेकिन मैं ये बोलूं कि जहां पानी ज्यादा है, जहां नदियां हैं, है ना, वहां पर भूमि निम्नीकरण की समस्या क्या होगी, तो वहां पर बोलेंगे अवनालिका अपर्दन, ये एक समस्या है। मैं बोलूं कि जहां पर मरुस्थल है वहां पर भूमि निम्नीकरण की समस्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा वायु अपर्दन। आपका आंसर क्या होगा सर? वायु अपर्दन, ठीक है ना। हर क्षेत्र में अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। क्या आंसर हो जाएगा? मृदा लवणता। सिंचित क्षेत्र में अगर मरुस्थल होता तो वायु अपर्दन होता। निम्न में से किस भू उपयोग संवर्ग के क्षेत्र का अनुपात 1950 की तुलना में 2014-15 में कमी आई है? मैंने बताया था अभी, कमी वाला है ना। एक तो होती है बढ़ोतरी और एक आई कमी। तो देखिए बंजर व्यर्थ भूमि में कमी आई है क्योंकि हम उसको काम लेने लग गए हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में भी कमी आई है, प्रति भूमि में भी कमी आई है, तो उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक है जी। एक वो सारणी बनाई थी, टेबल बताई थी। निम्नलिखित में से कौन से देश में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादक किस्में विकसित की गई थी? आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग और भारत में स्वामीनाथन, जो भी जिनको भारत रत्न मिला है, वो यहाँ पर हरित क्रांति लेकर आए थे। वो क्या करते थे कि गेहूं और चावल जो अधिक उत्पादक की फसल लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे आप मुझे बताइए। आपका समय शुरू होता है अब, आप बता दीजिए। जापान तथा ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका जापान से, मैक्सिको फिलीपींस से, मैक्सिको या सिंगापुर से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 9th में भी आया हुआ है, 8th में भी आया हुआ है, काफी परीक्षाओं के अंदर इस प्रश्न को आपकी किताब में मिला हुआ है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सर मैक्सिको फिलीपींस। मैक्सिको से तो आए हैं गेहूं, मैक्सिको से तो आए हैं गेहूं अधिक उत्पादकता के, और फिलीपींस से आए हैं चावल। देखिए जब हरित क्रांति आई तो 3 चीजें लाई गई थी। एक तो लाई गई थी कि आपकी अधिक उत्पादकता के फसलें लेकर आए जिसमें चावल और गेहूं थे। एक किया गया था कि अधिक से अधिक हमको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, और तीसरा सिंचाई। उसी कारण ये भारत का जो पंजाब हरियाणा राज्य था जहां पर इतनी फसल नहीं थी, वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, आप चावल पढ़ लीजिए, आप चाहे गेहूं पढ़ लीजिए, वो नंबर 1 पर है। क्यों? सिंचित कृषि के कारण है। और इसी कारण मैंने बताया था चना जो यहाँ पर उगता था, अब चने का स्थान किसने ले लिया? गेहूं ने ले लिया, क्योंकि गेहूं को सर्वाधिक सफलता मिली है जी। ठीक है,
आगे देखते हैं। भू उपयोग संबंधित पहले कौन सा विभाग करता है, यानी भू उपयोग संबंधित सर्वेक्षण पहले कौन सा विभाग करता है ना? तो सर्वेक्षण विभाग है, भू राजस्व विभाग है, सबसे पहले कौन करता है? योजना आयोग है या फिर वन मंत्रालय? भू उपयोग संबंधी, मुझे इसका आंसर दीजिए आप, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए, भू उपयोग का मैंने बताया था आपको, सर्वेक्षण करता है दो विभाग, एक तो करता है भू राजस्व विभाग, है ना? इस पे लिख दीजिए रिपोर्टिंग पत्रों के आधार पर, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया, रिपोर्टिंग पत्रों के आधार पर कौन सर्वेक्षण करता है? तो भू राजस्व विभाग होता है एक तो, और दूसरा होता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। देखिए, भू राजस्व विभाग जो होता है रिपोर्टिंग पत्रों के आधार पर करता है। रिपोर्टिंग पत्र से जो काम करता है वो ज्यादा या कम हो सकता है, जो एग्जैक्ट भू उपयोग होता है, कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जो भी आपके नक्शे बनते हैं वो सभी से बनते हैं। आपकी सीमाएं बनती है कि भाई राजस्थान की सीमा यूं घूमेगी, ऐसे घूमेगी, पंजाब की सीमा ऐसे घूमेगी, वो सबको निर्धारित करता है, ये करता है इंटरनेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग, जो कितने भू उपयोग बताता है? 9। कितने बताता है? 9। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। मजा तब आया होगा जब आपने इसका वन लाइनर, प्लीज मैं बार बार कहता हूं बेटा, इसकी वन लाइनर क्वेश्चन वन शॉट देखिए। मैं यहाँ पर सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ आपको, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ अलग से, तो आप तब आपको मजा आएगा। अब धीरे धीरे हमारा ये कोर्स भी खत्म होने वाला है, आप साथ आइए, आप पढ़िए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ में, संडे को। आप तैयार रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।